ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या जाति, जो एक सामाजिक सच्चाई है, हमारी बायोलॉजी, हमारे डीएनए तक पर अपनी छाप छोड़ सकती है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन मजेदार बात यह है कि हाल की जेनेटिक स्टडीज कुछ और ही कहानी बता रही हैं, और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सदियों से हम जाति को एक सोशल स्ट्रक्चर ही मानते आए हैं, लेकिन अब साइंस ये बता रही है कि मामला सिर्फ सामाजिक नहीं है, इसका एक बायोलॉजिकल एंगल भी है। और ये हुआ है एंडोगैमी नाम की एक प्रथा की वजह से, जिसने हमारे जीन्स पर अपनी छाप छोड़ी है। तो ये एंडोगैमी या सजातीय विवाह है क्या? इसका सीधा मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने ही सामाजिक समूह या जाति में शादी करना। अब जरा सोचिए, जब करीब 2000 साल तक ऐसा होता रहा तो हुआ क्या? अलग अलग समुदायों के जीन पूल एक दूसरे से पूरी तरह से कट गए, जैसे अलग अलग द्वीपों पर रह रहे हों। अच्छा, ये जो बंटवारा हुआ उसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। मतलब बिल्कुल शुरुआत में जेनेटिक्स के माहिरों ने भारत की आबादी की नींव में 3 बड़े एंसेस्ट्रल ग्रुप्स या कहें तो संस्थापक आबादियों की पहचान की है। और ये टाइमलाइन भारत के एक मेल्टिंग पॉट होने की पूरी कहानी बताती है। देखिए, सबसे पहले करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका से आए एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस यानी ASI, जो शिकारी थे। फिर करीब 9,000 साल पहले मिडिल ईस्ट से ईरानी किसान आए, अपने साथ खेती लेकर आए और सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी। और फिर लगभग 3,500 साल पहले सेंट्रल एशिया से आए स्टेपी के पशुपालक, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है, जो संस्कृत, घोड़े और वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो हजारों साल तक ये आबादी एक दूसरे में घुलती मिलती रही। लेकिन ये सिलसिला हमेशा नहीं चला। एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया और इस मिक्सिंग पर ब्रेक लग गया। ये हुआ आज से करीब 2000 साल पहले, गुप्त काल के आसपास का समय था। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के जेनेटिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि सामाजिक नियमों को बाकायदा लिखा गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में पक्का कर दिया। जो सिस्टम पहले थोड़ा फ्लेक्सिबल था, वो अब एकदम सख्त हो गया। और सबसे बड़ा नियम, अपनी जाति से बाहर शादी करना सख्त मना था। तो सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब हमारी ही कोशिकाओं, हमारे डीएनए में छिपा है। खास तौर पर हमारे पैट्रिक यानी पिता की तरफ से आने वाले और मातृ यानी माँ की तरफ से आने वाले जेनेटिक लाइंस में। चलिए देखते हैं ये कहानी जीन्स कैसे बताते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पिता से बेटे को मिलता है Y क्रोमोसोम। स्टडीज बताती हैं कि इसका जुड़ाव स्टेपीज से आए लोगों से है, खासकर उत्तर भारत की ऊंची जातियों में। दूसरी तरफ है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो मां से सभी बच्चों को मिलता है। इसमें ज्यादातर पुरानी यहीं की एंसेस्ट्री यानी AASI की छाप दिखती है, और ये लगभग सभी जातियों में एक जैसा है। मतलब साफ है, बाहर से आए पुरुषों ने यहां की महिलाओं से शादियां की, लेकिन मातृवंश यहीं का रहा। और यही जेनेटिक सबूत इतिहास की कई पुरानी बहसों को भी सुलझाता है। जैसे एक दावा था कि आर्य ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, लेकिन राखी घड़ी जैसी जगहों पर मिले कंकालों में स्टेपी का कोई डीएनए नहीं मिला। मतलब ये दावा गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता ईरानी किसानों के वंशजों ने बनाई थी। इसी तरह एक थियरी थी कि आर्यों ने हमला करके इसे तबाह कर दिया, लेकिन डीएनए बताता है कि कोई एक बड़ा हमला नहीं हुआ, बल्कि लोग छोटी छोटी लहरों में यहां आए। तो ये जेनेटिक्स पुरानी थ्योरीज को डेटा के आधार पर सही या गलत साबित कर रहा है। 2000 साल की एंडोगैमी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जाति समूह जेनेटिकली एक दूसरे से इतने अलग हो गए कि कभी-कभी तो मीलों दूर रहने वाले लोग भी पास रहने वालों से ज्यादा करीब निकले। जैसे एक स्टडी का ये नतीजा चौंकाने वाला है कि पंजाब का एक ब्राह्मण जेनेटिकली तमिलनाडु के ब्राह्मण के ज्यादा करीब है, बजाय उसी के गांव में रहने वाले एक दलित के। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, इसका सीधा असर आज हमारी हेल्थ और मेडिसिन पर पड़ रहा है, और ये असर काफी गंभीर है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, द फाउंडर इफेक्ट यानी संस्थापक प्रभाव। ये तब होता है जब कोई नई आबादी बहुत कम लोगों से शुरू होती है। तो होता यह है कि उन शुरुआती लोगों के जीन्स ही आगे की पूरी आबादी में फैल जाते हैं। अब अगर उन संस्थापकों में कोई दुर्लभ बीमारी वाला जीन हुआ तो वो पूरी आबादी में आम हो जाता है। जब जातियां एंडोगैमी की वजह से अलग थलग हुईं तो हर जाति एक तरह की फाउंडर पॉपुलेशन बन गई। तो ये काम कैसे करता है?
मान लीजिए एक बड़ी मिक्स्ड आबादी है। अब उसमें से कुछ छोटे छोटे ग्रुप अलग हो जाते हैं एंडोगेमी की वजह से। अगर उन छोटे ग्रुप्स के संस्थापकों में कोई रेयर जेनेटिक गड़बड़ी है तो वो उस पूरे ग्रुप में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उस बीमारी के होने का खतरा उस ग्रुप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस यही हुआ भारत के कई जाति समूहों के साथ। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असल जिंदगी में उदाहरण हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया, गौंड और भील जैसी आदिवासी आबादी में ज्यादा पाया जाता है। हांडीगोडू नाम की बीमारी जो जोड़ों की है, वो कर्नाटक के हव्यक ब्राह्मणों में ही मिलती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के रेड्डी समुदाय में एक खास तरह का स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और वैश्य समुदाय में तो एनेस्थीसिया का एक नॉर्मल डोज भी पैरालिसिस का कारण बन सकता है। ये सब फाउंडर इफेक्ट के ही उदाहरण हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। आज की मॉडर्न मेडिसिन जिस डेटा पर आधारित है वो किसका है? करीब 78% मेडिकल रिसर्च यूरोपीय आबादी पर हुई है। बाकी पूरी दुनिया, जिसमें भारत भी शामिल है, वो सिर्फ 22% में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भारत में डॉक्टरों को जो दवा की डोज बताई जा रही है वो यूरोपीय बायोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। भारत की अपनी जो अलग अलग जेनेटिक प्रोफाइल हैं, बीमारियों का पैटर्न है, दवाओं पर रिएक्शन का तरीका है, वो ग्लोबल मेडिकल डेटा में है ही नहीं। ये एक बहुत खतरनाक मिसमैच है। तो ये पूरी साइंस हमें अपने इतिहास को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया तो देती ही है, साथ ही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी भी देती है। और आखिर में ये एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर हमारा सामाजिक इतिहास हमारी बायोलॉजी में लिखा है, तो मेडिसिन और समाज को इसे कैसे पढ़ना चाहिए?